सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज से हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना। शुरू करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी सीख से। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आप रेग्रेट नहीं कीजिए। नेवर रेग्रेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। अगर वो अच्छा हुआ देन इट इज़ वेल एंड गुड एंड वंडरफुल, लेकिन अगर वो बुरा था, खराब था, देन इट इज़ योर एक्सपीरियंस। ये हमारा अनुभव है और अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप लाइफ के कुछ चॉइसेस में या कुछ डिसीजंस में या किसी भी मोड़ पे जीतते हैं देन यू विन, जीत आपकी है। लेकिन अगर आप हारते हैं देन यू लर्न, और ये लर्निंग भी आपकी है। प्रोफेसर फेमन का ये कोट है। इसी से शुरुआत करते हैं आज का हमारा सीरीज सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र को समझना और इसको डिटेल में कवर करना। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है, खुला यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और बंद यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद और खुले का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है कि जो रक्त नलियाँ होती हैं जिससे रक्त बहता है यानी कि ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कितनी देर तक ब्लड रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि खुले सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र में ब्लड जो है वेसल्स में कम समय के लिए रहता है ना, कम समय के लिए रहता है। कम समय के लिए रहता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कॉकरोच। कॉकरोच में लगभग 5 से 6 मिनट में एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्योंकि कम समय के लिए रहता है इसीलिए ब्लड जो है ओपन में, क्योंकि कम समय के लिए ब्लड वेसल्स में रहता है, रक्त नलिकाओं में रहता है, रुधिर यानी कि ब्लड, तो इसीलिए उसका जो प्रेशर है वो कम होता है। प्रेशर जो है ब्लड का वो इन जनरल लो रहता है और ब्लड की जो वेलोसिटी है यानी कि जो गति है वो भी कम रहती है कंपैरेटिव टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र के मुकाबले एक तो ब्लड जो है वेसल्स में कम रहता है, दूसरा प्रेशर एंड वेलोसिटी भी ब्लड की कम रहती है। ब्लड जो है वेसल्स से तुरंत खुले स्थान में आ जाता है, तुरंत ओपन स्थान में, जो भी ओपन एरिया है वहां पे ब्लड आ जाता है, इसीलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हें कहते हैं। जो भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है ना, उनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो नलिकाओं में ही बहता है, इसीलिए जो दबाव है यानी कि प्रेशर है वो ब्लड का कंपैरेटिव टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हाई रहता है, एज वेल एज जो वेलोसिटी है ब्लड की, जो गति है, दबाव और गति भी दोनों हाई रहती है। मतलब ब्लड तेजी से बहता है रक्त नलिकाओं में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन में क्या है, इतना तो हमने जान लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ह्यूमंस में क्योंकि वर्टिब्रेट है ह्यूमन, इसीलिए उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। साथ ही डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि सिर्फ एक बार नहीं 2 बार डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में पाया जाता है। ये 2 खासियत है ह्यूमंस की। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम लोग इसे डिटेल में कवर करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड यानी कि रुधिर, लिम्फ यानी कि लसिका। रुधिर से परिसंचरण तंत्र एंड लसिका परिसंचरण तंत्र, ये 2 तरह के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। यहाँ तक क्लियर है। हमने समझा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, है ना। ब्लड यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, लिम्फ यानी कि लसिका परिसंचरण तंत्र। अब मेन इनमें
डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो फ्लो होता है रक्त नलिकाओं में, यानी कि जो नलिकाओं में फ्लो होता है वो ब्लड का होता है। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ का होता है। ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है? ब्लड जो है, ब्लड अभी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ब्लड में जो होते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स। लिम्फ में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, लेकिन आरबीसी नहीं होता है, प्रोटीन्स नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है ब्लड एंड प्लाज्मा के, ब्लड एंड लिम्फ के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है जो भी मटेरियल्स होते हैं बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, ठीक है। एंड लिम्फ जो है वो क्या करता है? लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को टिश्यूज से, टिश्यूज से ब्लड में एंड ब्लड से टिश्यूज में। टिश्यूज यानी कि उत्तक, ये एक तरह का उत्तक द्रव्य ही है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 में। कुछ टर्म्स हैं जो अभी क्लियर हो जाएंगे, जिनके नाम तो अच्छा है, जैसे कि इसे ब्लड के एलिमेंट्स भी कहते हैं मुख्य रूप से। पहला है ब्लड, ब्लड को ही रुधिर कहते हैं। रुधिर, ब्लड यानी कि एक ऐसा टिश्यू फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, है ना। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मेनली, और जितना भी डिटेल है हम लोग कवर करेंगे। फिर है ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड बहता है, रुधिर वाहिनियाँ जो कि ब्लड को ले जाती हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये दो प्रकार की होती हैं, धमनियाँ और शिराएँ, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर को ट्रांसपोर्ट करती है। शिराएँ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। फिर है ब्लड कैपिलरीज, ये भी टर्म आता है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? रुधिर कोशिकाएं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सारे कंसेप्ट जो भी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चंस भी देखेंगे जो ह्यूमन ब्लड से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, ह्यूमन ब्लड के बाद हम लोग कवर करेंगे हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन, हार्ट का मैकेनिज्म, सब कुछ कवर करेंगे। हार्ट के बाद हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में इसको देखेंगे। साथ में ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसके कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। इसके अलावा हम लोग जो भी डिजीजेस एसोसिएटेड हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, उसको कवर करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्लड को पढ़ना। जो ब्लड होता है ह्यूमंस का, ये एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ते हैं, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। इसके साथ ही ब्लड का पीएच होता है 7.4, पीएच होता है 7.4, यानी कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। नेचर में स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड। पीएच इज 7.4। जो ह्यूमन ब्लड है उसकी क्वांटिटी होती है लगभग 7% बॉडी वेट की। जितना भी हमारा बॉडी का वेट है उसका 7% जो होता है दैट इज़ ब्लड। जो फीमेल में ब्लड होता है एंड जो मेल में होता है, फीमेल में कंपैरेटिवली 1/2 लीटर जो ब्लड होता है कम होता है। 1/2 लीटर ब्लड लेस देन मेल। ह्यूमंस में, फीमेल में 1/2 लीटर ब्लड जो होता है लगभग कम होता है। ब्लड की एवरेज डेंसिटी क्या होती है? एवरेज डेंसिटी है ब्लड की
1060 kg/m³। इसके साथ ही ब्लड जो है, एवरेज वॉल्यूम ब्लड का जो है वो ह्यूमंस में कितना है? ब्लड वॉल्यूम ऑन एन एवरेज है 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर। क्लियर है आपको? अब हम लोग देखें कि अब ये ह्यूमन ब्लड है, ये इसका स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर में, यानी कि ये कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में आपने देखा होगा, ये इस तरह से अगर स्टोमक है, यहाँ पे अगर लिवर है, तो स्टोमक के और लिवर के पीछे ये जो पार्ट है दैट इज स्प्लीन। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के कंपोनेंट्स में, यानी कि ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कॉम्पोजिशन, अगर ये ब्लड है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ब्लड के फ्लूइड में, जो कि टिश्यू फ्लूइड है, वो हम लोग देखते हैं। मेनली प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, है ना। प्लाज्मा जो होता है वो 55% ब्लड के अंदर रहता है और कॉर्पसेल्स यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं वो 45% रहते हैं। ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, ये इनमें और ब्लड सेल्स में क्या अंतर है? कॉर्पसेल्स जो होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्री फ्लोटिंग। सेल्स में तैरते रहते हैं, इसीलिए इन्हें कॉर्पसेल्स कहते हैं। ब्लड में तैरते रहते हैं, इसीलिए इन्हें कॉर्पसेल्स कहते हैं, है ना। इन्हीं को कणिकाएं भी कहते हैं, हिंदी में कणिकाएं, रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्लाज्मा होता है। ब्लड कॉर्पसेल्स को अगेन हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, समझते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इसका फर्दर डिवीजन होता है ग्रैन्युलोसाइट्स में और ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अग्रैन्युलोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। हम लोग कवर करते हैं आज प्लाज्मा। अब हम लोग प्लाज्मा देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है। कलरलेस होता है ब्लड प्लाज्मा में लगभग, अगर इसके कॉम्पोजिशन को देखें तो 90% ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है। 90% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन होते हैं, 0.1% सॉल्ट एंड लगभग 0.9% तक सॉल्ट एंड 0.1% जो होता है वो ग्लूकोज होता है। 0.1% ग्लूकोज। ये है कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा का। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं मोर और लेस। अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन क्या है ब्लड प्लाज्मा का। फंक्शन है, ऑब्वियसली फंक्शन है प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड प्लाज्मा और इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड प्लाज्मा से? जो भी डाइजेस्टेड फूड है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन है, O2, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड प्लाज्मा से। क्लियर है? ब्लड प्लाज्मा लगभग यही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लड प्लाज्मा में, दैट इज़ क्लॉटिंग फैक्टर। अगर क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लड प्लाज्मा से अलग कर दिया जाए तब हम लोग उसे प्लाज्मा ना कहकर कहते हैं सेरम। क्लॉटिंग फैक्टर में क्या क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्लस प्रोटीन। अगर ये फाइब्रिनोजेन एंड प्रोटीन को हटा दिया जाए ब्लड से तब हम लोग कहते हैं उसे सेरम।
उसे प्लाज्मा नहीं कहते हैं, हम लोग सेरम कहते हैं। यही था हमारा ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सभी का दिन अच्छा जाए, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।